हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? आशा करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। और मैं आज आप लोगों के सामने 12th क्लास इंग्लिश मीडियम और सीबीएसई के बच्चों के लिए सॉल्यूशन चैप्टर डिस्कशन करने आया हूं, जो हम इसका एक वीडियो आप लोगों को पहले भी बना चुके हैं। और हम लोग देख रहे थे कहाँ तक, किसी भी सॉल्यूशंस के कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का मेथड। तो बच्चों आज हम लोग देखेंगे मोलरिटी के बारे में, क्योंकि मोलरिटी तक हम लोग इसके पहले डिस्कस कर चुके थे कि मोलरिटी क्या होता है और उसके द्वारा हम लोग किसी भी सॉल्यूशंस के कंसंट्रेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मोलरिटी है और उसी के जैसे एक मिलता जुलता यहाँ पे टर्म है मोललिटी। मोललिटी ला ला, वहाँ पे रा, यहाँ पे ला। तो ला और रा का दोनों का फर्क है यहाँ पे, और ला और रा के फर्क के कारण ही दोनों का डेफिनेशन भी थोड़ा सा चेंज हो गया। जहां हम लोग मोलरिटी में बात कर रहे थे मोल पर लीटर, मतलब हमने डेफिनेशन लिखा था कि द नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये हमने बताया था कि 1 लीटर सॉल्यूशन में किसी भी सॉलिड सब्सटेंस का जितना नंबर ऑफ मोल्स घुला हुआ रहता है, डिजोल्व रहता है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, उसी को हम लोग बोलते हैं उस सॉल्यूशन का मोलरिटी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया चेंज है। तो आइडिया क्या चेंज है? जहाँ पे हम लोग पर लीटर की बात कर रहे थे, वहाँ पे हम लोग बात करेंगे पर केजी का। 1 केजी, पर केजी मीन्स 1 केजी। 1 केजी सॉल्यूशन में, सॉरी 1 केजी सॉल्वेंट में किसी भी सॉलिड सब्सटेंस का जितना मोल घुला हुआ रहता है, मिला हुआ रहता है, उसी को हम लोग उस सॉल्यूशन का मोलरिटी कहते हैं जी। फिर से एक बार बोल देते हैं, इसलिए डिफाइंड किया गया है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोलरिटी के जैसा ही, इसलिए इसको बढ़िया से आप समझेंगे। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट present in per kg per किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। देख लेंगे यहाँ पे, वहाँ पे सॉल्यूशन, यहाँ पे सॉल्वेंट, यही मेन पॉइंट है। ये दोनों में डिफरेंस है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ये नहीं कि जैसे उसमें हमने सॉल्यूशन बोला था, यहाँ पे हम भी सॉल्यूशन बोल, नहीं, ये सॉल्वेंट है। पर केजी ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलरिटी। इज कॉल्ड व्हाट? मोलरिटी। इसी को हम लोग मोलरिटी कहते हैं। तो यहाँ पे भी मोलरिटी का कुछ फॉर्मूला हो जाएगा। मोलरिटी ला ला ला, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट। वहां पे हम लोग मोलरिटी में क्या करते थे, यहाँ पे लिखते थे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट, मास पे डिपेंडेंट है ये। और मास जो लेना है वो किस चीज में लेना है? केजी के फॉर्म में लेना है। अगर ग्राम में दिया हुआ है तो उसको केजी में चेंज कर देंगे। फॉर्मूला समझ में आ गया कि किसी भी सॉल्यूशन में जब हम लोग सॉल्वेंट का जो मास होता है उसको हम लोग केजी में ले लेंगे, और सॉल्यूट को जो है ना वो मोल्स के फॉर्म में ले लेंगे। उसको मोल्स के फॉर्म में निकाल के इसको केजी के फॉर्म में निकाल के दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो हमको मालूम हो जाएगा क्या? मोलरिटी। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे हम लोग, है ना, मोलरिटी का एक छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर ले लें तो उससे हम लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आखिर मोलरिटी क्या होता है और मोलरिटी क्या होता है। तो हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं कि इफ 80 ग्राम ऑफ NaOH, if 80 gram of NaOH is dissolved, 80 gram of NaOH is dissolved in 1200 gram of solvent, या सिंपल से इसको कर देते हैं 1280 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, या सॉल्यूशन लिख दो 1280 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। देख लीजिए यहाँ पे सॉल्यूशन, देन डिटरमाइन इट्स
मोललिटी, ऐसे करके अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। फिर से एक बार सुन लीजिए क्वेश्चन क्या है। 80 ग्राम NaOH घुला हुआ है 1280 ग्राम सॉल्यूशन में। देखिए सॉल्यूशन दिया हुआ, लेकिन यहाँ चाहिए क्या, सॉल्वेंट। तो ये दोनों में फ़र्क होना आपको समझ में आना चाहिए कि कहीं पे सॉल्यूशन अगर दिया हुआ तो सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे। तो बात यही है, पूछ रहा है कि मोललिटी बताइए। जैसे ही मोललिटी पूछेगा मेरे दिमाग में, हम लोगों के माइंड में आना चाहिए कि भाई मोललिटी पूछ रहा है। तो मोललिटी तो जब भी हम लोग बात करते हैं मोललिटी का, तो वहाँ तो सर बताए थे मास का, तो मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो हम ऐसा करते हैं सबसे पहले मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लेते हैं। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे जी, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने से सॉल्यूशन बनता है। सॉल्यूट दिया हुआ है और टोटल वजन भी दिया हुआ, देख लीजिए। तो सॉल्वेंट का वजन कितना होगा, टोटल में से 80 को माइनस कर देंगे। टोटल सॉल्यूशन का जो वजन है, मास है, उसमें से सॉल्यूट के मास को क्या करेंगे, हटा देंगे, तो सॉल्वेंट का मास निकल जाएगा। तो सॉल्यूशन करें, देख लीजिए यहाँ पे है ना, मिटा देते हैं इसको। डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे मोललिटी को डिफाइन किया गया, उसका फॉर्मूला क्या होता है। और उससे हम लोग एक न्यूमेरिकल ले रहे हैं, तो उससे हम लोगों को क्या होगा कि जो थ्योरी है वो बिल्कुल इजी वे में समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं, निकालते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट, तो बताओ जी मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे। टोटल सॉल्यूशन का मास कितना है 1280, 1280 माइनस सॉल्यूट का मास कितना है 80। इसलिए हमने सिंपल सा डाटा लिया ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। बस आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। 1280 में से 80 गया, बचा कितना 1200 ग्राम। ये सॉल्वेंट का मास निकल गया। जैसे अगर पानी में चीनी घोला गया है, तो पानी में अगर NaOH घोला गया है तो पानी का मास निकल गया, वाटर का। अब क्या करेंगे, चलिए एक चीज़ तो मालूम हो गया, मास ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन फार्मूला में क्या देखे थे, मोल्स भी निकालना है सॉल्यूट का। तो लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट के रूप में कौन है NaOH, बताइए जी। मोल्स इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास कितना दिया हुआ NaOH का 80, ये गिवन मास हो गया। और NaOH का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, यहाँ से निकालेंगे। सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। सबको ऐड करेंगे तो ऐड करके देख लीजिएगा, आएगा 40 डिवाइड करेंगे कितना आ गया 2। यानी कि NaOH का 80 ग्राम जो घुला हुआ, उसको हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं NaOH का 2 मोल घुला हुआ, 2 मोल्स। तो यहाँ NaOH का मोल्स भी निकल गया, सॉल्वेंट का मास भी निकल गया। अब हमको मोललिटी निकाल देना है, मोललिटी। तो फॉर्मूला भी जस्ट दिखाए थे पीछे, मोललिटी इक्वल टू फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कितना है 2, डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 1200। लेकिन मास ऑफ सॉल्वेंट किस फॉर्म में होना चाहिए, केजी के फॉर्म में, और यहाँ दिया हो किस फॉर्म में, ग्राम के फॉर्म में। तो ग्राम को केजी में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से भागा दे देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये हो गया 2/1200 इंटू 1000। 2 0 से 2 0 कैंसिल हुआ है ना, यहाँ पे हो गया, ये हो गया 6, ये हो गया 5, ऊपर में हो गया 10/6 यानी कि 1.66 इतना मोल पर केजी, या स्मॉल m भी यहाँ पे हम लोग लगाते हैं। तो मोललिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। स्मॉल m का मतलब होता है, जैसे कहीं पे लिखा हुआ है देखिए 2 स्मॉल m, तो 2 स्मॉल m का मतलब 2 मोल पर केजी। इसका मतलब हुआ 2 मोल पर केजी। लेकिन यही अगर कैपिटल M रहेगा, है ना, यही अगर ऐसे रहता कैपिटल M, समझ जाते हैं मोलरिटी दिया हुआ है। स्मॉल m का मतलब मोललिटी लाला, और कैपिटल M का मतलब मोलरिटी र। तो ये इसका मतलब हो जाएगा, जैसे ही रहता है कैपिटल M, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं 2 मोल पर लीटर। तो देखिए फ़र्क कितना का है, एक पर लीटर के हिसाब से है और एक पर केजी के हिसाब से। मतलब एक मास पे डिपेंड करने वाला, एक वॉल्यूम पे डिपेंड करने वाला है। इसी की वजह से एक वॉल्यूम पे डिपेंड करने वाला है और एक मास पे डिपेंड करने वाला है। इसीलिए यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, इफ़ द टेम्परेचर ऑफ ए सोल्यूशन इज चेंज देन व्हाट विल बी चेंज। अगर किसी सोल्यूशन का टेम्परेचर को बदल दिया जाए तो किस पर फर्क पड़ सकता है, कौन चेंज हो सकता है।
तो ध्यान रखिएगा, मोलालिटी चेंज नहीं होता है जी, क्योंकि मोलालिटी मास पे डिपेंड करता है, और टेम्परेचर बढ़ने से मास में कोई फ़र्क थोड़ा ना पड़ेगा। हाँ, टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम थोड़ा सा फैल सकता है, वॉल्यूम बढ़ सकता है, वॉल्यूम टेम्परेचर घटाने से वॉल्यूम सिकुड़ सकता है। तो वॉल्यूम बढ़ेगा घटेगा, तो वॉल्यूम जब बढ़ेगा घटेगा तो किस पर फर्क पड़ेगा? मोलरिटी पर। मोलरिटी पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए ध्यान रखिएगा, इफ द टेम्परेचर ऑफ ए सोल्यूशन इज चेंज देन मोलरिटी में भी चेंज। मोलरिटी में भी चेंज, ये चेंज हो सकता है, बट मोलरिटी कैन नॉट चेंज, मोलरिटी नहीं चेंज हो सकता है। तो इसको ध्यान में रखना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में टेम्परेचर वाला जो चीज़ है वो पूछता है, इसलिए हमने आपको बता दिया कि जो मास पर डिपेंड करने वाला चीज़ है उसको टेम्परेचर से फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जब टेम्परेचर से फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम लोग सीधे बोलेंगे कि मोलरिटी जो है वो टेम्परेचर चेंज होने से नहीं बदलता है। तो हम लोग मोलरिटी देखे, मोलरिटी देखिए। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, उसके बाद हम नॉर्मलिटी को डिस्कस करेंगे। तो मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? देखिए, मोल समझ रहे हैं, फ्रैक्शन का मतलब होता है हिस्सा, टुकड़ा, है ना। देखिए, मोल फ्रैक्शन का मतलब हुआ कि जैसे कोई भी काम हम अगर करते हैं तो काम करने में जैसे मान लिया कि किसका कितना हिस्सेदारी है, उस हिस्सेदारी को ही हम लोग यहाँ पे फ्रैक्शंस के रूप में जानते हैं। जैसे मान लिया 3 फ्रेंड है, 3 फ्रेंड मिल करके कोई काम शुरू करता है, कोई बिजनेस स्टार्ट करता है। एक ने लगाया 2 लाख रुपया, दूसरे ने लगाया 3 लाख रुपया, और तीसरे फ्रेंड ने लगाया वो भी 4 लाख रुपया। सोचिए, एकदम सिंपल सा एग्जांपल दे रहे हैं। टोटल जो बिजनेस में पैसा लगाया गया वो कितना लगाया गया? 3 2 5 4 9 लाख रुपया, 9 लाख रुपीस उसने बिजनेस पे इन्वेस्ट किया। अब 9 लाख रुपए टोटल बिजनेस हो गया। लेकिन अगर कोई पूछता है फर्स्ट फ्रेंड से कि बताओ जी तुम्हारा हिस्सा कितना है, जो बिजनेस चला रहे हो उसमें तुम्हारा हिस्सा कितना है, तो बोलेगा मेरा तो भाई 2 लाख है। लेकिन कितना में 2 लाख है? क्या 3 में 2 है कि 4 में 2? नहीं, बोलेगा 9 लाख जो लगा है ना उससे मेरा 2 लाख रुपया है। इसका मतलब उसका हिस्सा कितना हुआ? 2/9। 2 लाख कितना में? 9 लाख में। दूसरे फ्रेंड का हिस्सा कितना हुआ? 3/9। वो तो कहेगा कि हाँ भाई मेरा भी 3 लाख है, कितना में? 9 लाख में। तीसरे फ्रेंड का कितना हुआ? 4/9। तो इस तरीके से देखिए, सबको अगर ऐड कर देंगे ना तो पूरा ये 1 हो जाएगा। 1 कहने का मतलब पूरा एक यूनिट। तो देखिए, सबको ऐड कर दिए, एलसीएम कितना हो गया? 9, ऊपर में हो गया 2 + 3 + 4, यानी 9/9। बताइए जी कितना आ गया? 1। मतलब भी पहले टोटल 1 था और 1 में ही सबका अलग अलग हिस्सा है। टोटल 1 भाग में सबका जो जो हिस्सा आता है, जो जो अपना फ्रैक्शन आता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? मोल फ्रैक्शन। तो ये तो बिजनेस की बात हो रही थी, यहाँ भी उसी से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन का। तो सबको मालूम है कि जब हम लोग कोई सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते हैं। तो सॉल्यूट कितना उसमें घुला हुआ है और सॉल्वेंट कितना उसमें घुला हुआ है, दोनों का जो अपना अपना हिस्सा होगा टोटल सॉल्यूशन के कंपैरिजन में, दैट इज कॉल्ड इट्स मोल फ्रैक्शन, है ना। तो यहाँ पे हम लोग डिफाइंड कर दें, मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ? अपना हिस्सा बाई टोटल हिस्सा। ये सभी देखे थे, है ना। तो इसको डिफाइंड कैसे करेंगे बताओ? ये क्या है? ये सॉल्यूट है या सॉल्वेंट कोई भी हो सकता है। मान लीजिए सॉल्यूट का मोल है और ये क्या है? सॉल्वेंट का है कि सॉल्यूशन का? ये टोटल सॉल्यूशन का है। तो इसी को अगर हम लोग डेफिनेशन के रूप में बता दें, द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। मोल्स ऑफ सॉल्यूट और मोल्स ऑफ सॉल्यूशन के जो रेशियो होते हैं, जो अनुपात होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट में से किसी का अपना हिस्सा। द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट विथ रेस्पेक्ट टू the moles of solution. The ratio of moles of solute or solvent with respect to, या ऐसे यहाँ रेशियो हटा देते हैं, द नंबर ऑफ कर देते हैं, क्या है कि विथ रिस्पेक्ट टू लगा दिए, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट विथ रिस्पेक्ट टू द मोल्स ऑफ सॉल्यूशन
द मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन, इज कॉल्ड व्हाट, क्या, मोल फ्रैक्शन। तो किसी भी सॉल्यूट या सॉल्वेंट का अपना मोल टोटल सॉल्यूशन के मोल के कंपैरिजन में जितना आता है उसी को हम लोग मोल फ्रैक्शन कहते हैं। इसको भी हम लोग एक एग्जांपल से देख लेंगे, है ना। इस जनरली हम लोग देखिए, अगर मान लिया एक एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर कोई सॉल्यूशन हम बना रहे हैं जिसमें सॉल्यूट का मोल है कितना, N1 मान लेते हैं, और सॉल्वेंट यानी पानी का जो मोल है वो N2 मान लेते हैं। सॉल्यूट कितना मोल घुलाया है, N1, सॉल्वेंट कितना घुलाया है, N2। अब बताओ जी, जब सॉल्यूशन तैयार होगा वो कितना होगा, सॉल्यूशन में तो दोनों चीज़ है, तो सॉल्यूशन का मोल कितना हो जाएगा, N1 प्लस N2। तो बताइए सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। बताइए सॉल्यूट का अपना हिस्सा कितना होगा, तो सॉल्यूट का अपना हिस्सा कितना है, N1। किसके कंपैरिजन में, टोटल के कंपैरिजन में। टोटल मोल कितना है, N1 प्लस N2। सो ये जो निकल के आया दोनों का रेशियो, अपना मोल बाई टोटल मोल, ये कहलाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। उसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना हो, पता करना हो, तो क्या करेंगे, सॉल्वेंट का अपना मोल कितना है, N2, टोटल कितना है, N1 प्लस N2। तो ये जो निकल के है ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हो गया, ये जो निकल के है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हो गया। अगर इसमें 3 गो रहता, मान लीजिए कि 3 तरह का सब्सटेंस इसमें मिक्स रहता है एक साथ, तो तीनों का अलग अलग निकाल लेते, 2 गो सॉल्यूट हो जाता, 1 सॉल्वेंट हो जाता। 4 गो भी रहेगा तो इसी तरह से सबका अपना अपना पहले मोल निकाल दीजिए, और बाकी सारे को टोटल के कंपैरिजन में हम लोग रेशियो निकाल करके सबका मोल फ्रैक्शन अलग अलग पता कर सकते हैं। अब इस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल ले लेते हैं ताकि हम लोग को इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पे हमें क्वेश्चन ले रहे हैं अपने मन से, ऐसे ले रहे हैं, इफ 90 ग्राम, if 90 gram of glucose is dissolved, 90 gram of glucose is dissolved in 180 gram of water, 180 gram of water, then determine the mole fraction, determine the mole fraction of glucose and water, ग्लूकोज एंड वाटर, दोनों का मोल फ्रैक्शन अलग अलग बताइए। एकदम क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है कि अगर 90 ग्राम ग्लूकोज को 180 ग्राम पानी में घुला करके अगर कोई विलयन बनाया जाता है, ध्यान से देखिएगा, ये वाटर है, ये सॉल्वेंट है, और ये ग्लूकोज है, ये सॉल्यूट है। तो 90 ग्राम सॉल्यूट को 180 ग्राम सॉल्वेंट में के साथ मिक्स करके अगर कोई सॉल्यूशन बनाया गया तो उस सॉल्यूशन में ग्लूकोज और वाटर का अलग अलग मोल फ्रैक्शन बताइए। तभी हम क्या बोले थे, मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या, पहले मोल दोनों का मालूम होना चाहिए कि ग्लूकोज का कितना मोल घुलाया है और वाटर का कितना मोल घुलाया है, दोनों को कितना मोल। अभी ये मोल नहीं, अभी ये वजन के ग्राम के रूप में दिया हुआ, तो मेरा काम है पहले मोल में बदलना। तो चलिए यहाँ पे लिख रहे हैं, सबसे पहले निकालते हैं मोल्स ऑफ ग्लूकोज, मोल्स ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, मोल्स ऑफ ग्लूकोज। बताइए मोल्स इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, मास बाई गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास कितना है 90, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है ग्लूकोज का जी, ग्लूकोज का निकालिएगा मॉलिक्यूलर मास तो आएगा 180, तो ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, यानी कि इसका मोल आ गया 1/2 ग्लूकोज का। वाटर का यहाँ पे लिख रहे हैं मोल्स ऑफ वाटर। चलिए बताइए वाटर का मोल्स क्या होगा, गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास। वाटर कितना है 180 ग्राम, और वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है बताओ, 16 × 2 = 18, 18 ग्राम हो गया। 18 10 टाइम्स कैंसिल हो गई है, तो वाटर का मोल्स निकल गया कितना 10। अब दोनों का अपना अपना मोल तो मालूम हो गया, लेकिन चूंकि दोनों को मिक्स किया गया है और मिक्स करके सॉल्यूशन बनाया गया है, इसलिए हम लोग निकाल देते हैं क्या, मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, मोल्स ऑफ क्या, सॉल्यूशन।
जो सॉल्यूशन जब दोनों को मिक्स कर दिए तो सॉल्यूशन जो बना उसका कितना मोल हो गया, तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। सॉल्यूट का मोल और सॉल्वेंट का मोल को ऐड करेंगे तो बताओ जी कितना होगा, 1/2 + 10। बताइए कितना हो गया, एलसीएम हो गया 2, ऊपर में हो गया 1, यहाँ पे हो गया 20, यानी कितना 21/2। 21/2 ये जो हमारा निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया बताइए, टोटल मोल सॉल्यूशन का। जब सॉल्यूशन का टोटल मोल निकल गया तो हम दोनों का फ्रैक्शन अलग अलग निकाल देते हैं, अपना अपना हिस्सा। तो आप लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या, ग्लूकोज यानी सॉल्यूट। ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन बताओ जी, ग्लूकोज का अपना मोल कितना था 1/2, टोटल मोल सॉल्यूशन का कितना है 21/2। तो अपना मोल बाई टोटल मोल, बस यही क्या करना है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या 1/21। तो ये किसका निकल के आया, ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन निकल के आया। उसी तरह से निकाल देंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर H2O। बताइए वाटर का अपना मोल कितना था 10, टोटल मोल कितना है 21/2, 2 चला जाएगा ऊपर तो हो जाएगा 10 × 2/21, यानी कितना 20/21। सो दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर एंड दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। सो इस तरह से हम लोग जो है ना किसी भी मोल फ्रैक्शंस रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे। जहां कहीं भी मोल फ्रैक्शंस का कोई क्वेश्चन आएगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का पहले अपना अपना मोल निकालेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे, फिर दोनों का अपना मोल को टोटल मोल से डिवाइड कर देंगे तो उसका मोल फ्रैक्शन मालूम हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन भी एक ऐसा चीज़ है जो देखिए सीधे सीधे इसमें कहीं भी कोई वॉल्यूम का कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए मोल फ्रैक्शन पर भी टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। मतलब अगर सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो उसके मोल फ्रैक्शन पर भी इस टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए इस बात को ध्यान में रखेंगे। देखिए पिछला वीडियो थोड़ा लंबा हो गया था, इसलिए अपलोड होने में टाइम लग रहा था। हम सोच रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा करके ही आप लोगों को वीडियो, आप लोग तक हम भी सारे वीडियो को पहुंचाएं। आप लोग बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ देखिए, आप लोग 24 घंटा अभी घर में ही रहते हैं, तो हम कहते हैं कि आप मेरा भी एक रिक्वेस्ट सुनिएगा, एकदम मन को मार करके, मतलब मन इधर उधर जो हो रहा है ना उसको कंसंट्रेट करके कम से कम 20 मिनट तो आप टाइम दे सकते हैं। 20 मिनट अगर अच्छे से टाइम अगर दीजिएगा, आप 2 कॉन्सेप्ट हम अभी पढ़ाए हैं आप लोगों को, है ना, एक मोललिटी और दूसरा क्या मोल फ्रैक्शन। इसके पहले मोलरिटी पढ़ाए थे। ये 3 कॉन्सेप्ट सीखने के बाद आपको ना ढेर सारा न्यूमेरिकल बुक्स में दिए हुए हैं, तो आप आराम से बैठ करके बुक्स का क्वेश्चंस बनाइए। हम लोग इतना कम से कम आप लोगों को कॉन्सेप्ट सिखा दिए कि आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन बना सकते हैं। हाँ, कहीं फंस जाते हैं, कहीं डाउट होता है क्वेश्चन बनाने में, आप हमको फ़ोन कीजिए, आप हमको व्हाट्सएप पे क्वेश्चंस भेजिए कि हाँ सर ये क्वेश्चन समझे नहीं बना है, हम उसका सोल्यूशन भेजेंगे। लेकिन आप लोगों को काम करना है, जब तक काम नहीं करेंगे है ना, तब तक क्या होगा, लेजनेस बना हुआ रहेगा शरीर में, और थोड़ा सा वार्म अप फूलना है क्वेश्चन बनाने के कारण, है ना, क्वेश्चन बनेगा थोड़ा सा बॉडी भी जो लगता है कि नहीं आज हमने काम किया। ऐसे दिन भर इधर उधर के काम में खाली हम लोग उलझे हुए रहते हैं, जो हमारा मेन चीज़ है वो नहीं हो पाता है। इसलिए पढ़ाई पे ही फोकस कीजिए। अभी इसका कोई ठिकाना नहीं है लॉकडाउन कब तक चलेगा, इसलिए यही एक रास्ता है। जब हम आप लोगों के लिए काम करें तो आप लोगों को भी तो थोड़ा सा इसमें सहयोग करना चाहिए। लेकिन इधर देख रहे हैं कि वो लड़कों का इंटरेस्ट कम हो गया है, बस सिर्फ फ़ोन करके बोलता है सर क्लास कब से स्टार्ट होगा। अब खुद जान रहे हैं कि क्लास अभी नहीं शुरू होने वाला है, हमारे लिए यही सबसे बेहतर उपाय है, इसलिए इसको कंटिन्यू रखिए। डाउट होता है पूछिए, घर पे पढ़ाएं। देखिए सेल्फ स्टडी ही करना है आपको, और जहाँ डाउट होगा हम लोगों से पूछ सकते हैं। चलिए हम फिर नेक्स्ट वीडियो बना रहे हैं, उसमें आप लोगों को नॉर्मलिटी का कॉन्सेप्ट दिया जाएगा।